ओके, क्लास हमने कुछ स्पेशल एंट्रीज के बारे में पढ़ा था। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है हमारे पास कि बैंकिंग वाली ट्रांजेक्शन्स, मतलब अगर कभी हम बैंक में जब अब बिजनेस करने की बारी आती है तो काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स ऐसी होते हैं जो बैंक्स के साथ हमें डील करनी पड़ती है। जैसे पैसा जमा कराना है, पैसा विड्रॉ करना है, किसी को कैश, किसी को चेक से पेमेंट करनी है, किसी से चेक से पेमेंट मुझे मिल जाएगा, है ना। तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती हैं? बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। ओके, तो अब उन ट्रांजेक्शन्स को एग्जैक्टली आप कैसे डील करोगे? देखो, सबसे पहली जो ट्रांजेक्शन बिल्कुल सिंपल वाली, पेमेंट मेड बाय चेक। आपने क्या किया? चेक से पेमेंट किया। किसको किया पेमेंट? टू थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी में कोई भी हो सकता है। मान लेते हैं क्रेडिटर है आपका, कोई भी इंसान। अगर आप पेमेंट करोगे तो किसको करोगे आप? क्रेडिटर्स को करोगे ना, या किसी वेंडर को करोगे, किसी अदर कंपनी को करोगे आप। तो उसे क्या बोलते हैं? थर्ड पार्टी। ओके, तो अगर ये ट्रांजेक्शन है तो इस केस में एंट्री क्या हमारी? एंट्री बताओ क्या बनाओगे? अगर आपने किसी को चेक से पैसे दिए तो जाहिर सी बात है, चेक से पैसे देने पर होता क्या है? आपका बैंक बैलेंस कम हो जाता है। तो बैंक बैलेंस अगर रिड्यूस होगा तो उसे कहां लिखोगे आप? नीचे, टू बैंक अकाउंट। और जिसको पैसे आपने दिए वो रिसीवर बन जाता है मेरा। तो हम क्या करते हैं? रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर। तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे रिसीवर को। यहाँ रिसीवर कौन है? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर में क्वेश्चन आपको आपका नाम दे देगा पक्का कि किसको मैंने पेमेंट किया। तो ये एंट्री बन जाती है। तो पेमेंट मेड बाय चेक टू अ थर्ड पार्टी। नाम अगर मेरे को मोहन दे रखा है तो मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक आ जाएगा। श्याम दे रखा है तो श्याम अकाउंट डेबिट टू बैंक आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंट्री बन जाती है। अब आ जाऊं एक और केस के ऊपर। अच्छा, ये पेमेंट किसकी है? चेक से देने के लिए है। आप चेक से पेमेंट मिल भी सकती है आपको। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब आउटसाइडर है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी आपका देने वाला बंदा है उसे हम क्या बोलते हैं? डेटर्स। तो किसी डेटर ने आपको चेक दिया और आपने चेक, उसने दिया तो आपने रिसीव किया होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम थर्ड पार्टी, तो यहां पे जो एंट्री बनेगी आपकी वो क्या बनेगी? अब देखो यहाँ पे ना दो केस आते हैं। केस नंबर वन, इस दो केस बनते हैं आपके। चेक आपने रिसीव किया, रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन सेम डेट। आपने चेक लिया और उसी दिन बैंक में जमा भी करा दिया। पॉसिबल है कि मैंने किसी से आज की डेट में चेक लिया और आज ही बैंक में गया और जमा करा दिया, बिकॉज हर इंसान को पैसे लेने की जल्दी होती है ना। तो क्या करोगे आप? एंट्री, अब जिस दिन जमा करा दिया आपने, आप क्या करोगे? उसी रेट पे बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा मेरा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया पैसा? डेटर्स ने दिया, तो डेटर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बिकॉज डेटर्स यहाँ पे क्या है? गिवर है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और बैंक डेबिट क्यों हुआ? बिकॉज इट विल इंक्रीज द बैंक बैलेंस विच इज एसेट्स फॉर द फर्म। अब ये पॉइंट क्या है कि आपने चेक रिसीव किया और जमा भी करा दिया। अब एक केस इसके अंदर आता है कि आपने रिसीव तो कर लिया, रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड ऑन सेम डेट। आपने सेम डेट पे उसे जमा नहीं कराया। अब सेम डेट नहीं कराया तो बैंक बैलेंस तो बढ़ नहीं सकता मेरा। क्या पॉसिबल है बैंक बैलेंस बढ़ना? नहीं। लेट्स से कि एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, कि किसी बंदे से मान लो मैंने 25 जनवरी को चेक रिसीव किया। अब क्वेश्चन में रिसीव करने की इंफॉर्मेशन गिवन है, लेकिन डिपॉजिट करने की इंफॉर्मेशन 25 तारीख को गिवन नहीं है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये चेक कब जमा हुआ है? एग्जैक्टली क्वेश्चन में मेंशन होगा। क्वेश्चन में 25 तारीख के बाद वाली जो ट्रांजेक्शन हैं, 25 तारीख के बाद मान लो 28 तारीख को लिखा हुआ है कि मैंने जो चेक 25 तारीख को लिया था उसे 28 को जमा करा दिया। तो आपको पता लग गया कि 25 को चेक मिला है, केवल जमा नहीं हुआ। जमा कब हुआ है? 28 को। तो आप क्या करोगे इसमें? तो ये वाला केस कौन सा वाला है? वो वाला केस मान लेते हैं कि आपको डिपॉजिट की डेट गिवन है आपको। ठीक है, जैसे में लिख लेते हैं, डिपॉजिट डेट इज गिवन। माना कि सेम डेट पे नहीं हुआ, बट जिस डेट पे भी डिपॉजिट हुआ है वो डेट आपको गिवन है। ठीक है, तो इस केस में ऑन द रिसीविंग डेट, जिस डेट को आपने चेक रिसीव किया है उस डेट को क्या एंट्री बनेगी आपकी? उस डेट को हमारी एंट्री बनेगी, जो चेक आपको मिला वो आपके लिए उस डेट पे एसेट्स बन गया, तो यू विल रिकॉर्ड
द चेक अमाउंट बाय द नेम ऑफ चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो ये मेरे पास एंट्री बन जाएगी ऑन द रिसीविंग डेट। क्लियर? हाँ तो अभी करेंगे, उससे पहले जमा नहीं हो सकता, उसके बाद ही हो सकता है या फिर उस डेट पे हो सकता है। हाँ होता है, बताता हूँ अभी। अभी क्या है, अभी देखते हैं ऑन द डिपॉजिट डेट। अब एक पॉइंट आया कि भाई चलो ठीक है सर, आपने मुझे ये तो बता दिया कि रिसीविंग डेट पे आप क्या एंट्री करोगे, क्योंकि रिसीविंग डेट पे मैंने चेक इन हैंड क्यों लिखा, बिकॉज आपका ये चेक जमा नहीं हो सकता, बट एसेट्स मेरा बन तो चुका है ना, तो दैट इज माई एसेट्स। अब जिस डेट को जमा कराया, जैसे 28 तारीख को जमा कराया हमने, तो 28 तारीख को क्या एंट्री बनेगी, 28 तारीख को जब जमा कराओ तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, क्या लिखेंगे हम, बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे आप। और क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे ये चेक कौन सा वाला है, ये वाला चेक जो आपने इस नाम से रिकॉर्ड किया था। अब जब ये चेक जमा हो चुका तो इस अकाउंट की कोई वैल्यू है नहीं, खत्म हो जाती है ना, तो इसको कहां ले जाओगे, नीचे चेक इन हैंड डेबिट अमाउंट टोटल यहां डाल देना। ठीक है, यही सेम अमाउंट यहां आ जाएगा। ठीक है, तो ये चेक डिपॉजिट वाली एंट्री है, इन्हें लिख लो, फिर बाकी बाद में स्टार्ट कर थोड़ी देर में। तो देखा कि अगर आपको डेट गिवन है, देखो केस कौन सा था जहां पे आपने रिसीव किया और क्वेश्चन में आपको रिसीविंग डेट भी गिवन है 25 तारीख और डिपॉजिट वाली डेट भी गिवन है आपको। बट अब अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है जहां पे आपको केवल और केवल रिसीविंग की डेट देता है, क्वेश्चन कहता है भाई मैंने चेक रिसीव किया है 25 तारीख को, और नीचे वाली इंफॉर्मेशन में से मुझे एक भी इंफॉर्मेशन नहीं पता, मुझे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि जमा कब करवाया, तो आप क्या मान के चलो, हाँ 25 कब जमा कराया, आपको तो इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं ना। तो अगर डिपॉजिट की डेट गिवन नहीं है तो वो केस हमारा कौन सा बनता है, यहाँ पे रिसीव चेक बट नॉट डिपॉजिट ऑन द सेम डेट। इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ पे आप लिखोगे रिसीविंग डेट आपको पता है रिसीव्ड एंड सी पॉइंट में डिपॉजिट डेट इज नॉट अवेलेबल। क्वेश्चन में डिपॉजिट वाली डेट के बारे में इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो एंट्री करोगे ऑन रिसीविंग डेट। अच्छा एक बात बताओ, एजम्पशन लेते हैं, आपको मैंने चेक दिया तो आप क्या करोगे उस चेक का, कब जाओगे, एग्जैक्टली बेस्ट एजम्पशन क्या लोगे, उसी दिन एग्जैक्टली अगर आपको इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो ऑन अ बेस्ट एजम्पशन आप एंट्री पास करोगे। मतलब आप ये मान के चल रहे हो ना कि लिया और सीधा बैंक में गए जमा कराने, तो आप ये एजम्पशन के बेसिस पे डेट इज डिपॉजिट डेट इज नॉट अवेलेबल, तो आप रिसीविंग डेट पर ही एंट्री लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, ये मानते हुए कि भाई मैंने चेक लिया और सीधा जाके बैंक में जमा कर दिया, बिकॉज कोई भी समझदार इंसान यही करेगा, बिकॉज एज अ बिजनेसमैन हर इंसान को पैसे लेने की जल्दी है, पैसे देने वाला बंदा बाहर भी नहीं निकला प्रेमिसेस से, हम सीधा पियोन को बोले भाई चेक लेके सीधा बैंक जमा करा गया, है ना, जितना जितना जल्दी पैसा आ जाए भाई उतना अच्छी बात है। ठीक है, तो ये एंट्री डालोगे आप, इसे लिख लो एंड इट्स टोटली ऑन एजम्पशन, बिकॉज हमें डेट गिवन नहीं है तो हम अपनी एजम्पशन यूज कर सकते हैं। डन। नाउ मूव टू थर्ड पार्ट, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद आप लिखते हैं कि भाई बैंकिंग ट्रांजेक्शन में और क्या क्या पॉसिबिलिटीज आती हैं। पॉसिबिलिटी क्या आती है, चेक आपने जो डिपॉजिट किया था वो डिसऑनर हो गया, डिसऑनर्ड बाय बैंक। चेक आपने जमा कराया था और बैंक ने क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया। अब बैंक अगर किसी भी चेक को डिसऑनर करेगा तो उसका मतलब क्या होता है, बेसिकली डिसऑनर का मतलब होता है क्या होता है, घर में हम लोग जानते हैं
बाउंस होना, सिंपल भाषा में बोले हम लोग कि चेक आपका बाउंस हो गया, ठीक है। अकाउंटेंसी में क्या बोलते हैं, डिसऑनर हो गया, प्रोफेशनल लैंग्वेज थोड़ा सा। तो डिसऑनर का मतलब होता है पैसे नहीं मिले। तो आप उस टाइम पे क्या एंट्री पास करोगे, देखो जब चेक डिसऑनर होगा तो क्या होगा, बैंक वाले ने जो आपने जब पैसा चेक जमा कराया था तो क्या एंट्री की थी, बैंक को आपने इंक्रीज किया था, बैंक ने आपके पास मैसेज भेजा भाई तुमने जो चेक जमा कराया था वो हो गया डिसऑनर। तो उस केस में आपने जो बैंक बैलेंस बढ़ाया था उसे कम कर देना। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड पे आएगा। और डेबिट साइड पे किसका लिखोगे भाई, जिसका जिससे चेक मिला था आपको, आप उसे दोबारा से अपना डेटर बना लोगे, ठीक है। तो एंटर में क्या लिखोगे यहाँ पे, डेटर्स अकाउंट, ठीक है। तो जितना भी अमाउंट था आपका चेक का वो दोबारा से रिवर्स एंट्री जाएगी आपकी, ठीक है। ये बेसिकली ये वाली एंट्री जो जब जमा कराया तो ये एंट्री हुई, डिसऑनर हो गया तो इसकी रिवर्स एंट्री मार दो आप सीधी सीधी, रिवर्स करेंगे तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। इस एंट्री को लिख लो। चेक डिसऑनर होने के काफी सारे फैक्टर होते हैं, साइन मैच नहीं करे, डेट अलग लिखी थी आपकी, अमाउंट गलती था, चेक भरने का तरीका ही गलत था, जिसका अकाउंट का चेक था उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, ये भी पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल लगता है, डिसऑनर चार्जेस लगते हैं। हाँ उसी को लगेगा, हमें लगेगा, मतलब हमने जमा करा था ना चेक, हमारे अकाउंट से पैसे कटते हैं, बाउंस चार्जेस, बाउंस चार्ज बोलते हैं डिसऑनर चार्जेस। हाँ वो हम उससे लेंगे निकाल के, तो उसके कैसे उसकी एंट्री अलग से बनती है। हो गया, परफेक्ट, ओके। नाउ ठीक है, अब हम क्वेश्चंस को कवर अप कर सकते हैं। तो एक बार क्वेश्चंस देखते हैं कुछ अपने पास, जस्ट हैव अ लुक। ठीक है चलो, बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो गया, मैंने आपको बैड डेब्ट्स वाला ट्रांजेक्शन करवा दिया था, वो का हो चुका है ऑलरेडी। लास्ट क्लास कुछ स्पेशल एंट्रीज थी, एडजस्टमेंट एंट्रीज हमने कर ली, ठीक है। अभी एक टॉपिक छोटा सा रहता है, एक बार वो भी देख लेते हैं, ठीक है। किसका, कैश बुक, और वो टॉपिक अलग है, कैश बुक चैप्टर ही अलग है वो, एक्चुअली कैश बुक के नाम से चैप्टर है हमारे पास। और परचेज बुक वगैरह के लिए कैश बुक के बाद एक चैप्टर आता है हमारे पास सब्सिडरी बुक्स का, जिसे मदर बुक्स के नाम से भी जानते हैं, वो उसमें पढ़ेंगे हम लोग। अभी पढ़ते हैं कुछ और चीजें। एंट्रीज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स, कुछ एंट्रीज हमारी फिक्स एसेट्स से कनेक्टेड जो बनती हैं, वो क्या क्या बनती हैं। देखो सबसे पहले जो केस आपके पास यहाँ बनता है वो सिंपल बनेगा, हम फिक्स एसेट्स से फर्नीचर लेके चलते हैं, ठीक है। फर्नीचर भी फिक्स एसेट्स है, मशीनरी भी फिक्स एसेट्स है, एक ही बात है, ठीक है। तो हमने क्या किया, या फिर काम करते हैं मशीनरी ले लेते हैं, ज्यादा इंपैक्ट आ जाएगा, ज्यादा क्लैरिटी मिल जाती है एक्चुअली मशीन से। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ₹1,00,000, हमने क्या किया, 1,00,000 रुपए की एक मशीन को परचेज किया, ठीक है। तो व्हाट विल बी द एंट्री, क्या एंट्री बनेगी, परफेक्ट, आपका मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, you can use a cash or a bank, but personally say when you purchase any kind of fixed assets use bank instead of cash, because purchasing of a fixed assets involve huge cost and as per the income tax और किसी भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें तो वहां पे आप कैश में मोटा अमाउंट नहीं दे सकते। इवन इन रियल लाइफ में अगर हम बात करें, अगर आप कोई गाड़ी लेने जाते हो सिंपल जो लाखों में आती है ना, अगर आप 5-6 लाख की गाड़ी लेने जाते हो, आप बोलते हो मैं पूरे पैसे कैश में दूंगा, वो गाड़ी आपको देंगे ही नहीं, क्या बोलेंगे सर 2 लाख तक कैश लेने की हमारी परमिशन है,
हम 2 लाख रुपीज तक का कैश हम रिसीव कर सकते हैं। 2 लाख भी पूरा नहीं होता, वो 1,99,999 इतना ही पैसा वो कैश में ले सकते हैं। बाकी अमाउंट के लिए आपको चेक दे दो, डीडी दे दो, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो, ये कर सकते हो आप। ठीक है, इसीलिए ऑलवेज यूज अ बैंक। अगर कोई ट्रांजेक्शन आती है किसी भी फिक्स एसेट्स के लिए, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो फंस जाते हो, तो कैश और बैंक दोनों लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। आपने क्या किया, आपने मशीन लिया और उसको इंस्टॉल करवाने के लिए कुछ खर्चा किया। जैसे आप कोई भी मशीन परचेज करते हो, लेट से आपने एसी परचेज किया घर में 50,000 रुपए का, क्या एसी आप बिना इंस्टॉलेशन के यूज कर सकते हो? नहीं। तो आपने क्या किया, बाहर से रिपेयरमैन को बुलवाया या फिर इंस्टॉलेशन वाले को बुलवाया और उसको पैसे दिए। वो उसने बोला भाई साहब हम इंस्टॉल कर देंगे बट वी विल चार्ज 3500 रुपए फॉर द इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन के लिए उसने कितना मांगे आपसे? 3500 रुपए। तो वो 3500 रुपए की रिकॉर्डिंग कैसे करोगे आप? नॉर्मली अगर वेजेस क्वेश्चन में गिवन होता है वेजेस पेड 3500 रुपए, आप क्या एंट्री डालते? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल है, बिकॉज वो नॉर्मल वेजेस है। बट ये स्पेशल वेजेस हैं। ये वेजेस किस लिए पे किए जा रहे हैं? फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू यूज दैट मशीन विदाउट इंस्टॉलेशन। दैट मीन्स ये खर्चा किसके ऊपर किया जा रहा है? मशीन पे। तो मशीन को जब तक आप यूजेबल कंडीशन में नहीं लेके आ जाते तब तक के सारे खर्चे कहां रिकॉर्ड होते हैं? मशीनरी अकाउंट में। दैट मीन्स ये खर्चा आपका कैपिटलाइज हो जाएगा। कैपिटलाइज का मतलब ये भी आपका फिक्स एसेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो भी आपका अमाउंट होगा वो क्वेश्चन में आपको मेंशन करके देगा, तो वो आप यहां पे रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है, ये भी हो गया क्लियर। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर रुपीज 80,000। चलो मैं फिगर भी लिख लेता हूं इसके अंदर। अच्छा, ऊपर वाले में फिगर लिखी थी ना मैंने यहाँ पे, तो फिगर के नाम पे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपए। तो इसमें भी फिगर यूज कर लेते हैं। वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी ऑफ रुपीज 3500 मैंने आपको बताई थी, तो 3500 ही यूज कर लेते हैं। इसमें भी फिगर आ जाएंगी मेरे सामने, कितनी कितनी? 3500 एंड 3500। और यहाँ पे क्या है? परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मशीन। आपने एक सेकेंड हैंड मशीन को परचेज किया एंड पेड 20,000 रुपीज फॉर इट्स रिपेयर। आपने इसको थोड़ा बहुत रिपेयर भी करवाया जिस पर 20,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो गए। तो अब इस पॉइंट की एंट्री क्या बनेगी हमारे लिए? एक तो ये रिकॉर्ड होगा जिसमें क्या आप ओपन यूज करोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंड फॉर दीज रिपेयर एक्सपेंसेस आप क्या यूज करोगे? नहीं, क्योंकि ये रिपेयर किसके ऊपर किया जा रहा है? इसी मशीन पे किया जा रहा है। दैट मीन्स ये मशीन जब तक रिपेयर नहीं होगी तब तक आप इसे यूज नहीं करने वाले हो। एंड रिपेयर क्यों करवाया आपने इसे? क्योंकि जब बिना रिपेयर के आप इसे यूज नहीं कर रहे थे। दैट मीन्स ये खर्चा जो आपने किया ये भी आपका कहां चला जाएगा? मशीनरी अकाउंट के अंदर। तो आप एंट्री क्या लिखोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड टोटल अमाउंट 1 लाख रुपीज। ठीक है, डन, बढ़िया, इसे लिखते हैं। ओके, तो अभी हमने टॉपिक कवर किया। नाउ वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहली प्रॉब्लम देखेंगे डीके गोयल से, क्वेश्चन नंबर 26 एज पर द न्यू एडिशन। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 26। पेज नंबर है हमारे पास यहाँ पे 9.6।
74 and the writer DK Goel 11th स्टैंडर्ड। तो सॉल्यूशन नंबर हमारे पास है 26। बढ़िया। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में क्या बोलता है कि जनरलाइज द फॉलोइंग। अब किसकी बुक्स में जनरलाइज करने है वो नहीं पता, तो आपको सिंपली क्या करना है, मेक अ फॉर्मेट ऑफ जनरल। तो जनरल का फॉर्मेट हम बनाएंगे जो आपको ऑलरेडी मैंने बहुत पहले समझा दिया था क्या होता है। तो दिस इज अ LF कॉलम and that's a debit column and it's a credit column, date and it's a particular. Now if date is not mentioned you can use numberings, that is 1 2 3 जैसा इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है, डेट गिवन नहीं है, नंबरिंग गिवन, तो नंबरिंग यूज कर लेते हैं। अब क्वेश्चन फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, इट सेज कि परचेज गुड्स फॉर रुपीज 25,000। आपने क्या किया, 25,000 के गुड्स परचेज किए कैश में, और आगे दिया हुआ है आपको एंड पेड 200 रुपीज फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स। इन गुड्स को परचेज करने पर घर तक भी तो लाना पड़ेगा, उसके लिए 200 रुपए आपने कैरेज को पे किया। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी आपके लिए, देखो आपने जब भी आप गुड्स परचेज करते हो तो उसके लिए क्या यूज करते हो, परचेज अकाउंट, एंड कैरेज भी तो क्या उसका वो भी खर्चा हमारे लिए, जो कैरेज पे किया वो भी खर्चा हमारे लिए, तो वो भी डेबिट होगा carriage account, and these both expenses are paid through a cash because it's mentioned already in a question. कितना amount, what's the amount for purchase, it's 25,000 and carriage के लिए 200, that means the complete amount is 25,200। तो यहाँ नरेशन में क्या लिखोगे आप, being goods purchased in cash, आपने क्या किया, कैश में गुड्स को परचेज कर लिया, क्लियर, ठीक है। नाउ मूव टू थर्ड सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री में कहता है कि परचेज गुड्स फॉर 40,000 रुपीज। आपने क्या किया, 40,000 का सामान इस बार परचेज किया है। अच्छा 40,000 का सामान जब आप परचेज करोगे तो एंट्री क्या बनेगी, सिंपल, गुड्स परचेज्ड कैश में नहीं, उधार में है, ऑन क्रेडिट। अगर आप उधार में सामान परचेज करोगे तो व्हाट विल बी द एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, जिससे परचेज किया उसका नाम, किससे परचेज किया, सुधीर से, और आगे लिखा है 500 रुपीज पेड फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स। आपने पेमेंट भी किया है किसका, कैरेज का। तो देखो आपने इस बार ना जो सामान खरीदा है वो किस में खरीदा है, उधार में, तो एंट्री क्या बनती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर। अब बोलोगे सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने कैरेज को भी डेबिट कर दिया था, है ना, तो इसमें क्यों डेबिट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ये सारा पैसा मैंने जो परचेज किया है सामान, उसका पैसा मैंने उधार में अभी पे नहीं किया, दैट मींस उधार हो गया। तो इसमें दो एंट्री बनेंगी आपकी, एक एंट्री गुड्स को परचेज करने की और एक एंट्री कैरेज या कार्टेज पे करने की। तो बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, इसी के नीचे पॉइंट आप खत्म नहीं करोगे, इसी पॉइंट में एक और एंट्री पास करनी है आपको, किसकी, कैरेज वाली। तो क्या नाम से आ जाएगा, कितना कैरेज पे किया मैंने, 500 रुपीज का, इन कैरेज पेड। नाउ ये दो एंट्री सेकंड पॉइंट की ही है, अब थर्ड पॉइंट आप यहां से स्टार्ट करोगे, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद पॉइंट में क्या कह रहा है कि परचेज मशीनरी फॉर 20,000 रुपीज एंड स्पेंड 500 रुपए ऑन इट्स कैरेज एंड 300 रुपीज ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। आपने टोटल 20,000 की मशीन खरीदी, उस पर आपने 500 रुपए दिए कैरेज के और 300 रुपए दिए इंस्टॉलेशन के, तो आपके लिए मशीन कितने की पड़ी, हाँ देखो मशीन का कॉस्ट क्या है 20,000 रुपए, आपने कैरेज पे किया 500 का और 300 रुपए किए इंस्टॉलेशन के लिए, तो आपके लिए मशीन की कॉस्ट क्या है 20,800, बिकॉज जब तक आप टोटल अमाउंट, बिकॉज आप देखो केवल मशीन का पेमेंट करने से मशीन आपकी हो जाएगी क्या, हो जाएगी, लेकिन यूज नहीं कर पाओगे आप उसे, यूज कहां करोगे, जहां इंस्टॉल करवाओगे, इंस्टॉल करवाने के लिए घर तक लाना पड़ेगा, उसके लिए कैरेज पे करना पड़ेगा, एंड इंस्टॉलेशन के लिए कुछ खर्चा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो वो भी हमारा खर्चा है। दैट मींस
दीज एक्सपेंसेस आर मेड ऑन द मशीनरी, तो ये दोनों भी मशीन के ऊपर ऐड हो जाएंगे आपके। तो एंट्री क्या प्लेस होगी आपकी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टोटल अमाउंट 20,800। तो फाइनली अमाउंट क्या आएगा यहाँ पे? बीइंग मशीनरी परचेज्ड एंड इंस्टॉल्ड, आपने उसको परचेज किया और उसको इंस्टॉल भी करवा लिया, खत्म काम। ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन। उसके बाद बाकी फर्दर एंट्रीज करते हैं। चलो फॉर्मेट तो हमारा तैयार है, ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ एंट्री क्या बनेगी? क्वेश्चन कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर रुपीज, क्या एंट्री होगी? हाँ, नहीं, नाम कुछ भी नहीं लिखा, लिखा ही नहीं है कैश है उधार है, सिंपल लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल 15,000 रुपए। तो एंट्री क्या होगी? एग्जैक्टली, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चलेंगे नाम अगर गिवन है दैट मींस इट्स अ क्रेडिट परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल, द अमाउंट इज 15,000 रुपीज। व्हाट्स विल बी द नरेशन? बीइंग ऑन क्रेडिट या फिर फ्रॉम अनिल, एक ही बात है, बना लेते हैं फॉर्मेट। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, इट सेज की सोल्ड 1/3 गुड्स एट अ 20% ऑन कॉस्ट। उसने क्या बोला कि आपने जितना सामान परचेज किया था ना अबव, मतलब इसके ऊपर ये वाला, इसका 1/3 बेच दिया आपने। कितने पर बेचा? 20% के प्रॉफिट पर बेचा। किसको बेचा? नाम गिवन नहीं है, दैट मींस कैश में सेल किया होगा। तो कैश सेल्स की एंट्री क्या आती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नाउ व्हाट विल बी द अमाउंट? क्वेश्चन सेज दैट कि इस अमाउंट का 1/3 आपने, तो आई कैन से 15,000 का 1/3 कितना आता है? 5,000 रुपए। ये 5,000 सॉल्व करके आएगा। इसको आपने सेल किया है एट 20% ऑन कॉस्ट, तो जो 5,000 है वो कॉस्ट ही होगा ना। अगर मैं उसको 20% निकाल के ऐड करूं तो वो 120% बन जाएगा। ठीक है, जो कि अमाउंट कितना बनता है? 6,000 रुपए का। ठीक है, इसके लिए वर्किंग नोट भी बना सकते हो, बना दूंगा बाद में क्वेश्चन खत्म होने के बाद। तो यहां लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश, आपने कैश में सामान सेल किया है। उसके बाद व्हाट विल बी द सेकंड एंट्री? इट सेज सोल्ड गुड्स जिसका कॉस्ट है 12,000 रुपए और सेल किया गया है मिस्टर एक्स को। इनवॉइस प्राइस जिसका कितना था? 25% अबव कॉस्ट, 25% है जो कॉस्ट से ज्यादा है। ठीक है, आगे लिखा है लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10% ट्रेड डिस्काउंट भी, तो आपको करना क्या पड़ेगा? कॉस्ट कितना है? 12,000 का। अब क्वेश्चन में देखो ट्रेड डिस्काउंट होता ही नहीं है, प्रॉफिट भी ऐड नहीं होता आपका, सिंपल बस कैलकुलेशन में दिखाई दे। वैल्यू निकालने के लिए मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं, कर लेते हैं। पहले इसको देखते हैं एक बार। देखो नॉर्मल जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? कैश अकाउंट, इसको सामान बेचा है मिस्टर एक्स को, उधार है क्या है? तो मिस्टर एक्स है, तो यहां लिखे कैश तो आएगा नहीं फिर। ठीक है, अगर मिस्टर एक्स गिवन है, नाम गिवन है, तो यहां लिखोगे मिस्टर एक्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये अमाउंट आएगा। अब इसकी वैल्यूएशन कैसे करोगे आप? ठीक है, तो इसको निकालते हैं, इसकी वैल्यू कैसे आएगी। तो यहां लिखोगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार में सामान बेचा आपने। ठीक है, अच्छा वैल्यू एक बार चेकआउट करते हैं। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना था हमारा? 12,000 रुपए का। ने बोला कि जब बेचा गया तो मैं 25% का प्रॉफिट ऐड, तो इसी में प्रॉफिट ऐड करते हैं, प्रॉफिट एट द रेट 25%। तो इसी अमाउंट का 25% आएगा तुम्हारा, जो कि अमाउंट बनता है मेरा कितना? 3,000। कल इनवॉइस जब मैंने इसको बेचा तो क्वेश्चन ने बोला आपने इसे सेल किया है एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, दैट मींस 1,500 का ट्रेड डिस्काउंट हो गया। तो आपने सेल कितने में किया होगा?
13,500 रुपए, ये क्या होगी मेरी सेल वैल्यू। तो आप कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करोगे, लास्ट वाली, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। दैट मीन 13,500 रुपए में आपने सेल किया है, तो बस वो रिकॉर्ड हो जाएगा हमारा। ठीक है, परफेक्ट। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो ये हो गया मेरा यहां तक। अब आ जाओ सिक्स्थ के बाद सेवंथ एंट्री पे। सेवंथ एंट्री में क्वेश्चन कहता है प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 10,000। आपने फर्नीचर पे 20% का डैप, तो 20% का जब आप डैप लगाओगे तो 20% के डैप की वजह से मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। फर्नीचर पे डैप लगाते हो एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, तो डेबिट करेंगे, तो डेप्रिसिएशन हो गया मेरा डेबिट। और इस डेप्रिसिएशन की वजह से वैल्यू किसकी कम होगी, फर्नीचर की, जिसपे डैप लगा है। कितनी वैल्यू कम होगी, फर्नीचर की वैल्यू है 10,000, 10,000 में 20 का डैप लगेगा, दैट मींस 2,000 रुपए कम हो जाएंगे मेरे। तो एंट्री क्या बनती है, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, और नीचे लिखोगे बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फर्नीचर। लास्ट पॉइंट इट सेज गेव अ चैरिटी। आपने चैरिटी किया, चैरिटी में क्या दिया आपने, कैश दिया 500 रुपए का, गुड्स दिए 2,000 रुपए के। क्या आएगा, देखो चैरिटी अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्चा माना जाता है, ठीक है, एक एक्सपेंस एक तरीके का, ठीक है। तो वो क्या है, तो चैरिटी को डेबिट करेंगे। अच्छा चैरिटी में क्या क्या दिया गया है, एक तो कैश दिया गया है, तो जो कैश दिया है वो कैश को कम करेगा। और गुड्स दिए गए हैं, गुड्स दिए गए हैं, तो गुड्स को हम किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, वाइल परचेजिंग, परचेज के नाम से। और गुड्स में अगर कमी आ रही है विदाउट एनी सेल, तो उसको हम लोग उसी के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज परचेज। कितना कितना, कैश दिया था मैंने चैरिटी में 500 का, 2,000 का मैंने परचेज में दे दिया, मतलब गुड्स दे दिया, तो टोटल चैरिटी कितने की हो गई 2,500 के। नीचे नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग चैरिटी गिवन। ये आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का कंप्लीट है। ठीक है, छोटा सा होमवर्क इस चैप्टर से जो आप स्टार्ट करोगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28। इट्स ए होमवर्क जो आपको नेक्स्ट क्लास में करके देखना है। ठीक है, डजंट मैटर कि सॉल्यूशन सही है या गलत है, बट यू हैव टू अटेम्प्ट। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कहा था बदकिस्मत वो नहीं है जो ट्राई किया और फेल हो गया, किस्मत वो है जिसने ट्राई ही नहीं किया। ठीक है, तो इट्स बेटर, ठीक है, कि फेल हो बट ट्राई जरूर करो। बिकॉज जब हम ट्राई करते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। और अगर सोचोगे जिस दिन सब कुछ आ जाएगा उस दिन मैं ट्राई करना स्टार्ट करूंगा, नहीं आएगा। सो वी आर डन फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए इतना काफी है। ठीक है।